Hello everyone, a very good evening and you're watching EduSwitch. Here I am today to start the next chapter of class 10th of geography and that is agriculture. हम लोग बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर इज द थिंग दैट इज फेमस वर्ल्ड वाइड. अब फेमस क्यों है इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी ऑल नो that most people in the world, we are talking about the people, that most of the people are dependent upon agriculture for their survival. So ये चीज हम लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Either you are doing any job, any community or any section, but agriculture is quite important for each one of us, even for our survival, those who are not directly linked to the agriculture. So we are moving towards the agriculture. What is the agriculture? In this chapter, we are going to read about the agricultural pattern, because everything goes in a pattern. Everything is now related with the technology, and we are looking forward to get more advanced in this technology so that we can achieve more and more agricultural products from the agriculture. And hence, अब क्या हुआ है कि पुरानी एग्रीकल्चर के साथ नई एग्रीकल्चर टेक्निक्स जुड़ करके एग्रीकल्चर को और ज्यादा बढ़ोतरी मिली है. उसके ऊपर और भी ज्यादा लोग डिपेंडेंट बने. डिपेंडेंट से ज्यादा हम कहेंगे उसमें बहुत से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे. अगर हम बात करते हैं आज से कई साल पहले की, 100 years ago, ना, तो तब की हम लोग अगर बात करते हैं तो दैट टाइम वी विल सी दैट फार्मिंग वाज लाइक अ वेरी टीडियस जॉब. The farmer used to work day and night in their farmland, in their agricultural land, and then after they get those appropriate results, that amount of grain they can gain from the fields, and then after they can achieve, they can gain some money from the market, and sometimes, so most of the time the farmers are considered to be poor, or they are considered to be more prone to the poverty. But now the scenario has been gradually changed. And how the scenario has been changed? The scenario has been changed just after the technology advancements that came forward, and they put their inputs into the agriculture, and hence now today we are gaining much and much advancements in the agricultural region. So आज हम जो बात करने जा रहे हैं, that is what एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में फार्मिंग आती है. फार्मिंग की बात हम लोग करते हैं तो हम लोग केवल फार्मलैंड्स की बात कर रहे होते हैं. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड्स in which we are plugging, and then after we are growing the grains, pulses, everything, and then after we are getting it back in the form of results, like उनके हमें grains मिलते हैं, pulses मिलती हैं, fruits मिलते हैं, plantation crops मिलती हैं, fodder crops मिलते हैं. There are so many things that we gain from that. So अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, दैट इज सबसे पहले एक डेफिनेशन हम लोग देखते हैं. दैट डेफिनेशन इज इट इज एन आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल एंड रेजिंग क्रॉप्स. तो अगर देखो तो इसको बोला गया ये एक आर्ट है. फार्मिंग इज कॉल्ड एन आर्ट. उन्होंने इसको आर्ट का नाम दिया. यस, बिकॉज देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस अपॉन. व्हाई इट इज एन आर्ट? वी हैव टू फोकस अपॉन. जैसे एक आर्टिस्ट अपने एक आर्टिस्ट, एक पेंटर सबसे पहले कैनवास के ऊपर ध्यान देता है, वैसे ही हमें सबसे पहले फील्ड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. What is field saying about us? फील्ड में हम लोग क्या चीजें नोटिफाई करते हैं, किस तरीके का फील्ड है, या कह सकते हैं किस तरीके का सॉइल स्ट्रक्चर है, हम लोग को वो देखना पड़ता है. उसके बाद हमें उस पर इरिगेशन देखना पड़ता है. इसके बाद हम लोग उस पर टाइम पीरियड देखते हैं, और इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड होते हुए हमारा जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाता है. राइट. तो यहाँ पर अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, कितने तरीके की फार्मिंग हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. एक और चीज है एग्रीकल्चर की, अगर हम बात करें तो ये है प्राइमरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी की भाई जो भी चीजें डायरेक्टली नेचुरल सिचुएशंस, नेचुरल कंडीशंस के साथ जुड़ी होती हैं, द थिंग्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचुरल थिंग्स, like mining also comes into the primary activity. Agriculture, animal husbandry, these all comes into the primary activity. तो ये सब पूरा किसमें आता है? प्राइमरी एक्टिविटी में आता है. साथ ही 2/3 of the India's population is engaged in agriculture. 2/3 क्या, पूरी इंडिया की क्या, पूरे वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो भी इतनी पॉपुलेशन है जो कि डायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई. डायरेक्टली मतलब उन्हें हम फार्मर्स कहते हैं, एंड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फार्मलैंड्स एंड दे आर वर्किंग ओवर देयर. दैट इज द थिंग. नाउ अब हम लोग आते हैं सबसे पहले कि हम लोग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सबसे पहला जो पैटर्न ये हम लोग कह सकते हैं, ये फार्मिंग के पैटर्न की बात हम लोग कर रहे हैं. किस पैटर्न में फार्मिंग हो रही है उसकी बात करें
तो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। वर्ड में चले जाइए, पहले सब्सिस्टेंस का मतलब समझ लीजिए। उसका मतलब होता है सर्वाइवल। अब क्या होता है भाई, जो खेती केवल अपने सर्वाइवल के लिए की जाए वो कहलाती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, राइट। केवल उसमें फार्मर क्या कर रहा है, केवल उतनी ही क्रॉप ग्रो कर रहा है जो उसको फलफिल कर सके, जो उसकी नीड को फलफिल कर सके, वो उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। आगे वर्ड लग जाता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना या ओल्ड टाइम। ओल्ड मतलब अब ओल्ड टेक्निक जो सब्सिस्टेंस अपने कंजप्शन के लिए फार्मर यूज करते थे, उसको हमने नाम दिया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिमिटिव मतलब वो ओल्ड टेक्निक, ओल्ड तरीके, पुराने तरीके, जिसमें वो लोग क्या करते थे भाई, वो लोग क्या करते थे, खुरपी, फावड़ा ना, जो हम लोग को हम लोग जानते हैं, इन सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स का यूज करते थे। बहुत ही देसी टाइप के इक्विपमेंट्स का यूज करते थे, जनरल इक्विपमेंट्स का यूज करते थे, कोई मशीनरी यूज नहीं होती थी। वो एनिमल्स के थ्रू अपने खेतों को प्लग करते थे, उसके बाद वो अपने हाथों से वहां पर क्या करते थे, सीड्स को स्प्रेड करते थे। देन आफ्टर उनको पानी पहुंचाया जाता था। पानी पहुंचाने के बाद मोस्टली दे आर डिपेंडेंट अपॉन रेन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अभी भी जो प्रिमिटिव की जब बात करें तो हम यहाँ पे हम लोग टोटली ज्यादातर किसके ऊपर, रेन के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। रेन के ऊपर हम डिपेंडेंट होंगे फॉर द कल्टिवेशन, यहाँ पे पानी की सप्लाई के लिए जो हम लोग को खेतों में देनी होती है। तो रेन सबसे ज्यादा मेन सोर्स वहां बन जाता है। इसके बाद जब क्रॉप को हार्वेस्ट करने की बात आती है तो क्रॉप की हार्वेस्टिंग में हाथों से उसकी कटाई की जाती थी और उसके बाद लाया जाता था। तो इस तरीके की जो फार्मिंग थी उसको हम लोग प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कह देते। देख लेते हैं आपके बुक में डेफिनेशन क्या लिखी है। द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर टेक्निक। एक और चीज, एक और नाम, दैट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न। देखो क्या होता है स्लैश एंड बर्न का मतलब है, ये सबसे ज्यादा फेमस है, अलग अलग नाम से देश में भी, प्लस अलग अलग नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फेमस है। लेकिन टेक्निक कौन सी है, दैट इज स्लैश एंड बर्न। एक लेरिया है जिसके ऊपर बहुत सारे झाड़ उगे हुए हैं, इन झाड़ों को काटा जाता है, जला दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उसके बाद इस लैंड के ऊपर खेती की जाती है। इसलिए इसको स्लैश एंड बर्न टेक्निक भी कहते हैं। ऑल्दो यही सबसे पुरानी टेक्निक भी है फार्मिंग की, तो इसी इसको प्रिमिटिव नाम दिया गया है। तो ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन विच फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, ग्रो क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, सस्टेन देयर फैमिली। और किनका यूज करते थे, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते थे। मैंने आपको बताया कि उनके पास कोई भी एडवांस टूल नहीं होता था, दे ओनली हैव द प्रिमिटिव टूल्स। वो टूल्स जो कि बहुत बेसिक हैं, बहुत पुराने टाइम से हल वगैरह होते थे, उन सबका इस्तेमाल ये लोग करते थे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसका नाम है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब वही है, इंटेंसिव का मतलब क्या है, बहुत ही इंटेंस टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे। इंटेंस टेक्निक क्या होती है, वो टेक्निक होती है जिसमें कि हम देखते हैं कि हम लोग बहुत एडवांस चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम ग्रोथ, फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। बुक में डेफिनेशन देखी जाए तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड। वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, खेत उतने ही है, प्रोडक्शन उतना ही है, तो आखिर जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे किया जाए। तो इसके लिए यहाँ जो नेक्स्ट आया टेक्निक जिसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, दैट इज इंटेंसिव एग्री सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उतने ही फार्म लैंड के ऊपर मैक्सिमम ग्रोथ करना, मैक्सिमम ग्रोथ उतने ही फार्म लैंड के ऊपर हो जाए, मौसम की मार ना झेलनी पड़े। भाई पहले सूखा पड़ जाता था, तो मौसम की मार ना झेलनी पड़े, तो हमें उसको बहुत ही टाइम टू टाइम हर चीज को देखना पड़ेगा। बारिश हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हुई है, प्लांट को उतनी जरूरत है, हमें वो डालना पड़ेगा, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, देन थ्रेशिंग और कटिंग के लिए मशीन्स का इस्तेमाल करना, ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करना इरिगेशन के लिए। देयर आर सो मेनी ट्रेमेंडस थिंग्स, और ये सारी की सारी चीजें यूज करना जस्ट टू गेन मोर एंड मोर प्रोडक्शन, एंड हेंस they are using what they are using intensive subsistence farming। intensive subsistence farming का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग, इन विच फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स विद द एम ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट्स फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल का मतलब ही क्या है,
टू बिजनेस। कमर्शियली किसी चीज को सेंड करने का मतलब क्या है? बिजनेस करना। बिजनेस मतलब टू गेन प्रॉफिट। तो गेन प्रॉफिट में क्या होता है कि इट इज नॉट अबाउट देयर सर्वाइवल, यहाँ पे कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रोथ की जा रही है। भाई अगर उन्हें 10 क्विंटल की जरूरत है, 10 क्विंटल की जरूरत है और उनके में जो प्रोडक्शन है वो उसको कर रहे हैं 20 क्विंटल हर बार, तो क्या होगा? 10 क्विंटल बाई चांस वो अपने लिए रख लेते हैं, तो 20 क्विंटल वो क्या कर देंगे? आगे फॉरवर्ड कर देंगे कि वो किनके पास चला जाए, वो उनको बेच दें, मार्केट कर लें और उससे आने वाले मनी को वो अपने पास सेव कर लें। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाती है आपकी कमर्शियल फार्मिंग, जो कमर्शियल पर्पस के लिए की जाती है। नेक्स्ट आती है प्लांटेशन। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है? Plantation is a type of commercial farming. In this farming, a single crop is grown on a large area. It is practiced on large tract of land using capital-intensive inputs with the help of migrant laborers. तो प्लांटेशन क्रॉप, जैसे प्लांटेशन क्रॉप्स की हम लोग बात कर लेते हैं, टी, कॉफी, है ना, कॉटन। तो ये जो है ये सब प्लांट्स हैं, ये बड़े बड़े लैंड पर इनको किया जाता है। मोस्टली माइग्रेंट लेबर्स होते हैं जो कहीं दूसरी सिटी में, जो पुअर फैमिलीज होती है वहां रह रही होती है, वो दूसरे सिटी में ट्रेवल करके जाते हैं और वहां जा करके इन फार्मलैंड्स के ऊपर काम करते हैं। अब इनसे जो हमें मिलता है, मतलब क्या मिलेगा भाई? दैट्स व्हाई आप कंज्यूम तो कर नहीं सकते हो। कमर्शियल पर्पस में क्या होता है, इसमें सब कुछ आ जाता है, लेकिन वो कमर्शियल जो कि लार्ज एरिया पे किया जाता है, वो कमर्शियल फार्मिंग जो कि लार्ज एरिया पे की जाती है, सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है एक लार्ज एरिया पे, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत बेसिक चीजें हैं ये, चारों चीजें अलग अलग भी पूछी जाती हैं एग्जाम में, एक साथ भी पूछी जाती है, तो आप लोग को ये चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ये कौन से पैटर्न्स होते हैं जिनका वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज वर द पैटर्न्स, फार्मिंग पैटर्न्स। अब हम बात करने जा रहे हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या है भाई? क्रॉपिंग सीजन का मतलब है कि भाई किस मौसम में, क्रॉपिंग में हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? फार्मिंग में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सीजन वाइज। हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे फार्मिंग। फार्मिंग में अब हम लोग बात किसकी करेंगे? फार्मिंग में हम लोग बात करेंगे सीजन की, कि भाई सीजन के अकॉर्डिंग भी तो देखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई गर्मी में हम चावल उगा देंगे, है ना। तो किस मौसम में हमें क्या उगाना है हम उसकी बात करेंगे। तो उसके लिए 3 डिविजन्स यहाँ पे दिए गए अकॉर्डिंग टू सीजन। सबसे पहला जो है हम लोग उसको लिखते हैं दैट इज राबी सीजन, दूसरा है आपका खारिफ सीजन और तीसरा है आपका जैद सीजन। ठीक है, तो राबी, खारिफ एंड जैद। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। ये टाइम पीरियड किसका है? राबी क्रॉप का। एवरी ईयर अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में, एंड हार्वेस्टेड इन समर बिटवीन अप्रैल टू मई। अप्रैल से लेकर के मई के बीच में हम लोग इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा वीट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वीट, है ना भाई। उसको कैसे चाहिए? फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं वीट को ग्रो करने के लिए। और हम लोग अब क्रॉप्स के बारे में भी इस चैप्टर में हम डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में जो क्रॉप ग्रो हो रही है वो क्या है? वीट ग्रो कर रहे हैं हम लोग, और उस टाइम पे इसको बोया जाता है, फील्ड्स में लगाया जाता है, फार्मिंग की जाती है, और अप्रैल से मई के बीच में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड एज आपका खारिफ क्रॉप बोलते हैं। खारिफ क्रॉप का जो सीजन होता है वो जस्ट राबी के बाद होता है, यानी कि the crops are sown with the onset of monsoon। कह सकते हैं onset of monsoon। अब इंडिया में मॉनसून भी अलग अलग टाइम पर आता है, लेकिन इसलिए इसका जो टाइम जो फिक्स है कंट्री में वो क्या होता है? दैट onset of monsoon एट द डिफरेंट। अब किसी में क्या होता है? अप्रैल में आ जाता है, कहीं पर मई में आता है, कहीं पर जून में आता है, और इसी बीच में ये क्रॉप अलग अलग जगह पर लगाई जाती है और इसको सितंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, सितंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। क्यों ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे लगाई जाती है? क्योंकि उस टाइम पे इसको सबसे ज्यादा इंटेंस वाटर सप्लाई की जरूरत होती है। तो उस टाइम पे वाटर नेचुरली भी बहुत बरसता है, और अब तो क्योंकि अब हमारे पास आर्टिफिशियल प्रोसेस भी है, तो वो लोग टाइम के हिसाब से भी लगा देते हैं कि उन्हें अगर पानी की जरूरत पड़ेगी तो वो ट्यूबवेल के थ्रू वहां पे पानी पहुंचा देंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बीच में इन प्लांट को लगा दिया जाता है और सितंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। दीज क्रॉप्स, इसमें एग्जांपल लिख लीजिए राइस। राइस इज द वन ऑफ द क्रॉप दैट इज
दैट इज हार्वेस्टेड इन दिस सीजन, दैट इज द खारिफ सीजन। तीसरी आती है आपकी ज़ैद क्रॉप। ज़ैद क्रॉप क्या होती है? इन बिटवीन द राबी एंड खारिफ। अब राबी और खारिफ के बीच में एक टाइम पीरियड हमें खाली मिलता है, वहां पर ये ज़ैद क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती है। और इसमें बेसिकली क्या होता है, ज़ैद में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर मंथ्स नोन एज ज़ैद क्रॉप। इसमें हम लोग क्या करते हैं ज़ैद क्रॉप में, लाइक आप वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर्स, ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स कह सकते हैं, ये क्रीपर्स जो होते हैं, इनको हम लोग जो है ज़ैद क्रॉप में ग्रो करते हैं। बिल्कुल ये बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए चाहिए होता है हमें, उनको ग्रोथ, उनके बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम पे ग्रोथ हो जाती है, और इसीलिए हम लोग को ज़ैद क्रॉपिंग पैटर्न में ज़ैद सीजन जो होता है वो हम लोग को, तो राबी सीजन, क्रॉप सीजन, खारिफ सीजन है, ज़ैद सीजन, ये तीनों चीजें हैं। तीनों ही अलग अलग भी पूछी जाती हैं और एक साथ भी पूछी जाती हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया कौन कौन सी हैं? हम लोग देख सकते हैं जो मेजर क्रॉप्स आपके इंडिया में ग्रो की जाती हैं, राइस और व्हीट। अब देखा जाए तो स्टेपल क्रॉप की बात आती है, जब हम लोग स्टेपल फूड की बात करते हैं, स्टेपल क्रॉप की बात करते हैं, तो इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन राइस के ऊपर डिपेंड करती है। तो राइस जो है हम उसको कह सकते हैं कि वो एक ऐसी क्रॉप है, राइस इज अ टाइप ऑफ क्रॉप दैट इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया। स्टेपल क्रॉप का मतलब है कि उसके ऊपर लोग ज्यादा डिपेंड करते हैं, और राइस के साथ हम व्हीट को भी लगा देते हैं, भाई गेहूं और चावल, है ना, गेहूं और चावल, ये दोनों चीज के ऊपर इंडिया की मेजर पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, ये सब हम लोग, जूट वगैरह हम लोग ग्रो करते हैं, ये अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स में ग्रो होते हैं। राइस जो स्टेपल फूड, एज आई टोल्ड यू, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया वर्ल्ड में राइस का। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात हम लोग करने जा रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया। व्हीट जो है वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है और मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ इंडिया की। अब देखो नॉर्थ इंडिया में व्हीट, साउथ इंडिया में राइस, सबको पता है क्यों, कंडीशन वैसी है भाई। यहाँ की जो सॉइल है, जो साउथ इंडिया की सॉइल, अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां की सॉइल क्या है, राइस को जो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, हाई रेनफॉल, भाई बहुत रेनफॉल होती है वहां पे, ठीक है। दूसरी ह्यूमिडिटी चाहिए होती है उसको, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो ये जो ह्यूमिडिटी है गर्मी की वजह से वहां पे मिलेगी, क्लियर। तो वहां पर हम देख सकते हैं कि हाई रेनफॉल और ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो वो कंडीशंस वहां पे बहुत आराम से अवेलेबल है, प्लस सॉइल। तो ये सारी रीजन जो है वो सॉइल को मिला करके, वो सारे रीजन राइस को बढ़ावा देते हैं, इसलिए राइस वहां पर सबसे ज्यादा उगाया जाता है, और जो चीज उगाई जाती है वहां की स्टेपल क्रॉप बन जाती है, तो वहां बन गई। व्हीट में अगर आए तो पंजाब और यूपी का जितना भी रीजन है उसमें सबसे ज्यादा व्हीट उगाया जाता है, यानी कि नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है दैट इज डेडिकेटेड फॉर द व्हीट, क्योंकि यहाँ की सॉइल उस तरीके की है। सॉइल के साथ साथ व्हीट को उगाने के लिए क्या चाहिए भाई, विंटर्स चाहिए, हमने आपको बताया था फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, विंटर्स चाहिए। अब विंटर चाहिए तो विंटर आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, साउथ में तो विंटर होता ही नहीं है ना। तो वहां पर एक ये भी कारण है कि वहां पे व्हीट ज्यादा ग्रो नहीं किया जाता या नहीं होता, और कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है हम लोग यहाँ पर व्हीट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि नॉर्थ में सबसे ज्यादा व्हीट होता है, पानी की थोड़ी सी कमी हो जाती है, इसलिए राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चैलेंजिंग क्रॉप बन जाती है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात करते हैं ज्वार, बाजरा और रागी, कुछ मिलेट क्रॉप्स है। ज्वार, बाजरा और रागी ये मिलेट क्रॉप्स में आते हैं, है ना। हम लोग देखें ज्वार, अब देखो ज्वार और बाजरा, अब आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं ज्वार और बाजरा, तो ज्वार और बाजरा जो है उसको हम लोग फॉडर के रूप में भी इस्तेमाल कर ले, बट स्टिल हम लोग इन्हें मिलेट्स बोलते हैं, ठीक है, मिलेट्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं ये भी, क्योंकि ज्वार बाजरा से आजकल क्या लोग डाइट्स की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये ऐसी मिलेट्स हैं, ये इस तरीके का फूड है जो कि आपको बहुत ज्यादा फैट नहीं देता है, बहुत ज्यादा आपका वेट गेन नहीं कराता है, तो आप बहुत आराम से क्या कर सकते हो, इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हो अपने डाइट को लेकर के, बहुत कॉन्शियसली अगर अपने डाइट को फॉलो करते हो तो आप इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हो, ये आपको बहुत अच्छे से जो है उन लोगों को हेल्प आउट करेगा। फ्लेक्स वगैरह बना दिए जाते हैं इनके, जिसको उनके हेल्प करते हैं। तो मिलेट्स, अब मिलेट्स में क्या होता है, अब इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, तो क्या होता है हमारे पर राजस्थान का एरिया ऐसा, राजस्थान में भी देखो डेजर्ट सॉइल है, डेजर्ट रेत अलग होता है, सॉइल अलग होती है, सॉइल थोड़ी फर्टाइल होती है राजस्थान के लिए,
तो उस सॉइल में जो छोटा सा एरिया राजस्थान एरिया जो ड्राई है लेकिन वहां पे सॉइल है जिसमें थोड़ी बहुत फर्टिलिटी है, वो ज्वार बाजरा और ऐसे मिलेट्स के लिए बहुत फेवरेबल है, तो वहां पर हम लोग इस क्रॉप को जगा सकते हैं या उनको उगा सकते हैं। नेक्स्ट है मेज इज अ क्रॉप व्हिच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है, तलहटी एरिया जो है, पहाड़ों का तलहटी एरिया है, ओल्ड एलुवियल सॉइल वहां डिपॉजिट होते हैं। आप उसको खद्दार और भंगार हम लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर्स में, तो खद्दार और भंगार जैसी सॉइल्स में भी वो इजीली ग्रो हो जाता है। दूसरी चीज, भुट्टा जो होता है हम लोग उसका जो फ्रूट होता है ना, ग्रीन पार्ट होता है, वो हम लोग यूज कर लेते हैं। बाकी का जो पार्ट होता है वो एज अ फॉडर क्रॉप यूज किया जाता है। फॉडर क्रॉप वो क्रॉप होती है जो एनिमल्स को फीड कराने के लिए यूज की जाती है, तो ये फॉडर क्रॉप के रूप में यूज कर लिया जाता है। इसलिए भी हम सब के लिए या इंडिया के लिए ये क्रॉप ग्रो करना बहुत ही ज्यादा सुइटेबल हो जाता है। तो आपने देखा, हमने रीजन वाइज भी पढ़ा, सीजन वाइज भी पढ़ा, और किस तरीके से हमने समझा कि क्रॉपिंग पैटर्न किस तरीके का होता है। पुराना टेक्निक पर पढ़ा, सब्सिस्टेंस वाले में सब्सिस्टेंस कल्चर दो तरीके का हो गया, एक हो गया आपका प्रिमिटिव, एक हो गया आपका इंटेंसिव। प्रिमिटिव में हम लोग ओल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके खेती करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इंटेंसिव में हम लोग नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और खेती करते हैं सर्वाइवल के लिए। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट पढ़ा वो था कमर्शियल क्रॉप। हम क्रॉप्स को और ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं। ये कब हुआ? ये आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इंटेंसिव फार्मिंग आई। भाई उसके बाद ही तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इन सब में ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन करना था, हमें खेती में अपने क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव लाना था, बढ़ाना था, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? They just arranged it again and again, just grown up into a big scenario. They just made it grow more and more, and hence ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद आया इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक। इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से कमर्शियल फार्मिंग बढ़ा। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग है जहां फार्मिंग हम बेसिकली मनी गेन करने के लिए करते हैं, या उस फार्मिंग को, उस ग्रोथ को, उस पूरे ग्रेन्स को हम लोग को सेल करने के लिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो सके, मॉनेटरी प्रॉफिट हो सके। मॉनेटरी प्रॉफिट के बाद जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट सीजन आता है, जो हम लोग बात करते हैं, सीजन की भी नहीं, पैटर्न की बात करते हैं, दैट इज योर प्लांटेशन क्रॉपिंग। प्लांटेशन क्रॉपिंग वो क्रॉपिंग होती है जिसमें हम लोग प्लांट्स ग्रो करते हैं, लाइक टी, कॉफी, कॉटन, शुगर केन, ये सब कुछ हम लोग ग्रो करते हैं समाउ। इन सब, ये सब कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट होती है, जिससे हम लोग केवल, हम लोग उसे अपने यूज में ज्यादा नहीं ला सकते। दे आर जस्ट मेड फॉर टू सेल एंड टू मेक बाय प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हम लोग उनसे मनी गेन करते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न हम लोगों ने जो पढ़ा वो था राबी, खारिफ और जैद का, जिसमें हमने उनकी टाइमलाइन के बारे में पढ़ा, जैसे किस से किस टाइम पर हम लोग उनको ग्रो कराते हैं ओवर द ईयर। देन आफ्टर हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से अलग अलग रीजन, साउथ और नॉर्थ के रीजन, क्योंकि वो दो अलग अलग रीजन्स में आते हैं, दो अलग अलग हम कह सकते हैं टरेन है वहाँ का, दो अलग अलग सीजनल क्वालिटी है वहाँ की, इस वजह से दोनों ही जगह के जो स्टेपल फूड है वो डिफरेंट है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने अब तक पढ़ी थी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, जो इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी लाइक which one is that? Yes, the next topic is the food crops other than grains. अब वो कौन से फूड क्रॉप्स हैं जो ग्रेन्स के अलावा हम लोग पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि ग्रेन्स के अलावा हम लोग कौन कौन से फूड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो हम बात करें, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले शुगर केन की, है ना। शुगर केन की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। किसके बाद? ब्राजील के बाद। ब्राजील सबसे फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया सेकंड नंबर पे शुगर केन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ग्राउंडनट ना, मूंगफली, ग्राउंडनट का भी वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। सबसे बड़े पैमाने पे चाइना जो है वो ग्राउंडनट ग्रो करता है। इसके बाद इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रेप सीड का, यानी कि वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना ना। तो इंडिया जो है किसका? रेप सीड्स का, ग्रेप सीड्स का, या ऑयल सीड्स की हम लोग अगर बात करें तो उसके में वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर कनाडा एंड चाइना। बेसिकली चाइना फर्स्ट आना चाहिए, तो विल सी
कनाडा पहले है, तो कनाडा एंड चाइना, इनके बाद थर्ड नंबर पे इंडिया आता है जो कि रेपसीड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सीड है वो क्या है, ऑयल सीड प्रोडक्शन, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट सिसमी, इन सब का जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है बड़े पैमाने पर। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास ग्राउंडनट इज अ खारिफ क्रॉप एंड coconut and on accounts of about half of the major oilseed produced in the country is grown well in Gujarat, Tamil Nadu and Maharashtra. Gujarat, Tamil Nadu and Maharashtra, यहाँ पर हम लोग को सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। अब देखो ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि इन जगहों का नाम क्यों लिया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सॉइल। ध्यान रखिएगा सॉइल टेक्सचर उस तरीके का है, वहां का सीजन इतना फेवरेबल है कि उनको हेल्प आउट करता है, तो क्या हो गया, सॉइल हो गया, सीजन हो गया। ये दो चीजें आप कह सकते हो मेन है, या टेम्परेचर और बाकी सारी चीजें भी होती हैं, बट सॉइल और सीजन ये दो मेन चीजें जो किसी भी क्रॉप को किसी पर्टिकुलर एरिया में बाउंड करके रख सकते हैं। इसके अलावा टी प्रोडक्शन की बात अगर हम लोग करें, टी और कॉफी भी इंडिया प्रोड्यूस करता है, तो हम लोग टी की बात करें तो टी एक बेवरेज क्रॉप है। इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश, इट इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी आफ्टर चाइना एंड टर्की, तो यहाँ पे भी सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है टी प्रोडक्शन में, वो आते हैं आपके चाइना एंड टर्की। 2014 की डेटा के हिसाब से चाइना और टर्की जो है वो सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन इसके पहले करते थे। जो नेक्स्ट आता है आपके सामने वो आता है इंडिया। कॉफी की बात करें तो हमारे यहाँ एक वेराइटी ऑफ कॉफी मिलती है, कॉफी की एक वेराइटी मिलती है जो इंडिया की कॉफी है, दैट इज कॉल्ड एज अराबिका वेराइटी। अराबिका वेराइटी ऑफ कॉफी जो है वो इंडिया में फेमस है और यहाँ पे इसका प्रोडक्शन भी किया जाता है अराबिका के। तो इंडिया जो है known in the world of good quality, India produced 3.5% of the world coffee production 2014 के हिसाब से 3.5% उन्होंने कॉफी प्रोडक्शन किया। द अराबिका वैरायटी जो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिमांड में है। वर्ल्ड प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इट कल्टिवेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबा बुदान हिल्स। ध्यान रखिएगा मैप में भी आता है, दैट इज बाबा बुदान हिल्स। इन हिल्स में जो कि केरला और तमिलनाडु के एरियाज में प्रेजेंट है, इन हिल्स में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है भाई, हम लोगों ने ये चीजें तो ग्रो कर ली है ना, अब उसके साथ में और भी चीजें चलेंगी आराम से। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर रेफर्स इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, किसका हम लोग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेजेस, सबसे ज्यादा वेजीज जो होती है वो ग्रो की जाती हैं और उन वेजिटेबल्स में आपके फ्रूट्स, उनके साथ वेजिटेबल्स के साथ आपका फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी आता है। अगर आप देखें तो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अगर हम लोग बात करते हैं तो इन सबका इस्तेमाल किया जाता है हमारे खाने में या किसी दूसरी चीजों में, है ना। जैसे फ्लावर्स का इस्तेमाल फॉर द परफ्यूम प्रोडक्शन, फॉर सम एसेंस के प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फ्रूट्स तो हम लोग पता ही है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। और इन सब में क्या है, इन सब का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है इन सब का, इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये सारी चीजें, इन सबका एक मैपवर्क भी होगा। अगर आप लोग आगे चलेंगे तो इसमें एक मैपवर्क भी करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने जैसे लास्ट सेशन जब हमने कंप्लीट किया तो हम लोगों ने रिवाइज किया, एक बार हम लोग फिर से इसको देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर की बिगिनिंग में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से फार्मिंग पैटर्न है इंडिया के ऊपर। उन फार्मिंग पैटर्न्स में हमने क्या देखा कि सबसे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ा कि भाई अपने सर्वाइवल के लिए हम लोग फार्मिंग कर रहे हैं। उसके बाद सबसिस्टेंस फार्मिंग में हमने देखा प्रिमिटिव फार्मिंग, वो ओल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करके, एनिमल्स का इस्तेमाल करके, हैंड इंटेंसिव या ह्यूमन इंटेंसिव वर्क करके हम लोग जो क्रॉप प्रोडक्शन करते थे उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, उसको हमने प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का नाम दिया। दूसरा जो आया वो आपका है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। उसमें हमने कहा हम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जो हमारी बनी, किसके बाद, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो टेक्नोलॉजी बनी, जो टेक्नोलॉजी आई, जो सीड्स आए, उन सब पूरी क्रॉप्स का हमने इस्तेमाल किया और उसके अपने प्रोडक्शन को ग्रो कराया।
इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है आपका कमर्शियल फार्मिंग आता है। कमर्शियल फार्मिंग वो फार्मिंग थी जिसमें हमने प्रोडक्शन किया फॉर द प्रॉफिट, द मॉनेटरी प्रॉफिट हमें मिले उसके लिए हमने किया। तीसरे के बाद जो चौथा आता है वो आपका आता है प्लांटेशन। प्लांटेशन भी इसे काइंड ऑफ कमर्शियल है, लेकिन प्लांटेशन में हम लोग टी, कॉफी और शुगर केन और इसको हम लोग कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करते हैं, ऐसी चीजों को इंटेंसली ग्रो करते हैं। बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो केवल इन्हीं को अपनी फील्ड्स के ऊपर ग्रो कराते हैं, है ना। तो क्यों? जस्ट फॉर द कमर्शियल पर्पस ओनली। तो ये सारी चीजें ग्रो होती थी। तो इस तरीके से हमने उन पैटर्न्स के बारे में पढ़ा। बाद में हमने सीजन्स के बारे में पढ़ा। उन सीजन्स में हम लोगों ने पढ़ा कि राबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, खारिफ क्रॉप्स कौन सी होती है, ज़ैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं, कितने टाइम पीरियड पर हमने देखा कि कितने से कितने टाइम पीरियड पे हम इसको ग्रो कराते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, है ना, वो हम लोगों ने देखा। और इसके बाद हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में भी कुछ चीजें पढ़ी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन आया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, न्यू इक्विपमेंट्स बनने लगे, मशीन्स का खेतों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा, थ्रेशिंग एंड कटिंग, हार्वेस्टिंग, इन सब में उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया। और इन सब से क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारा जो प्रोडक्शन था वो काफी पीक पर पहुंच गया, प्रोडक्शन बढ़ता चला गया। इंटेंसिव फार्मिंग जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ही बढ़ी थी, ताकि हम लोग अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। और प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलेशन इतनी ग्रो हो चुकी थी कि अब उन सब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके लिए वहां पर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करना भी जरूरी हो गया। आफ्टर दैट हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आए, और वो जो टॉपिक था उस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से अलग अलग चीजें, यानी कि इन सीड्स के अलावा कि हम लोग और कौन कौन सी चीजें ग्रो करा रहे हैं इंडिया में। तो हमने देखा शुगर केन, कॉटन एंड टी, कॉफी, इन सब के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और इनकी पोजीशन भी हमने देखी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमने यहाँ देखा शुगर केन। शुगर केन जो है सब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है आफ्टर ब्राजील। टी का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कोकोनट, ग्राउंड नट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। ऑयल सीड्स वगैरह को भी थर्ड, कनाडा और चाइना के बाद हम लोग देखते हैं। देन गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सब ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन सबको ग्रो कराते हैं। ये सब चीजें ग्रो होती हैं, मैक्सिमम अमाउंट में कमर्शियल फार्मिंग करते हैं। इसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात करी, जहाँ पे हमने देखा कि वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं, इनको ग्रो किया जाता है। यू नो अबाउट द वेजिटेबल्स, दे आर वेरी मच एसेंशियल, कि वो हम लोग ग्रेन्स के साथ कंज्यूम करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरे आपके फ्रूट्स आते हैं, एंड देन फ्लावर्स। फ्लावर्स का इस्तेमाल एसेंस को क्रिएट करने में, परफ्यूम्स में, है ना, इन सब चीजों में, डिटर्जेंट्स वगैरह में डालने में, इन सब चीजों में यूटिलाइज कर लिया जाता है। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कितनी चीज समझ में आ रही है, प्लस कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप लोग जरूर ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो आप पढ़ चुके हो। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स एक साथ, और अब हम लोग उसको एक, क्योंकि अब तक का जो आप आंसर लिखते थे वो 8th क्लास तक, 9th क्लास तक ठीक है, बहुत नॉर्मल चले जाते हैं, बट नाउ यू हैव टू राइट समथिंग फ्रॉम विच टीचर कैन गिव यू द मार्क्स। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा जा रहा है आपका ये सेशन, क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्या चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं। तो ये आप कमेंट जरूर करें और हम तक अपने रिव्यूज पहुंचाएं, ताकि हम लोग और एफिशिएंटली अपने वीडियोस के ऊपर काम कर सकें। तो यहाँ पर हमने काम किया कि हमने बताया किस तरीके से वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को ग्रो करने में भी इंडिया क्या है, सेकेंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना। तो ये हमारा प्रोडक्शन है कि इंडिया में भरपूर मात्रा में प्रोडक्शन होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है, और ये एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी चीजें डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड है, नेचुरल चीजों से कनेक्टेड है, आइदर इट इज माइनिंग, आइदर इट इज एनिमल हस्बेंड्री, आइदर इट इज बी हाइव, लाइक शहद को निकालने के लिए हाइव कल्चर करते हैं, बीज कल्चर करते हैं, या ये सब कुछ भी हम लोग करते हैं, ये सब कुछ किस में आता है, प्राइमरी एक्टिविटीज में आता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द प्राइमरी एक्टिविटीज। दूसरी चीज जो नेक्स्ट है वो क्या है, हमने आपको बताया कि जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी मैप वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको राइस कहाँ पर ग्रो होता है,
वीट कहाँ पर ग्रो होता है, ये सब चीजें भी हमें अब डिटेल में पढ़नी है। प्लस मैप के ऊपर उन रीजन्स को मार्क भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस सेक्शन से, इस पूरे चैप्टर से ये सारी चीजें पूछी जाती है कंटिन्यूसली हर साल। इसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे जहां हम लोग वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को ग्रो किया, और हमने आपको एक चीज और बताई थी कि सॉइल, सीजन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीजें वो एसेंशियल पॉइंट्स हैं, वो एसेंशियल चीजें हैं जो कहीं पर भी किसी भी तरीके के क्रॉप को ग्रो करने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन आता है व्हाई कोकोनट ट्रीज आर नॉट फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस। They can grow in the salty water. They need some hot climate, humid climate. That is why they can grow in those areas, and that is not available over here. एक और क्या चीज आता है कि साउथ इंडिया में हम देखते हैं that rice is the staple food, but in North India we find wheat is the staple food. This is also a question. तो राइस इसलिए वहाँ के स्टेपल फूड है क्योंकि राइस को भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, प्लस वो काफी लेबर इंटेंसिव भी हो जाती है, और रेन बहुत भारी मात्रा में होनी चाहिए। साथ ही साथ वीट के लिए जरूरी है कि उसको फ्रॉस्ट फ्री डेज, विंटर्स मिले ग्रो होने के लिए, और विंटर्स जो है वो साउथ में नहीं होते हैं, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का एरिया जितना भी होता है उसमें विंटर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो वीट्स की फेवरेबल कंडीशन को बना सकें। यहाँ पर भी यही हुआ, राइस की फेवरेबल कंडीशन जो है वो साउथ इंडिया में पाई गई, वही वीट की फेवरेबल कंडीशन जो थी वो हमने कहाँ पाई, नॉर्थ इंडिया में। इसलिए नॉर्थ इंडिया का स्टेपल फूड बन गया वीट, और साउथ इंडिया के स्टेपल फूड बन गया राइस। तो ये सिचुएशन हम लोगों ने यहाँ तक देखी। इसके अलावा हमने कॉफी के बारे में और टी के बारे में पढ़ा। देखिए टी की खासियत होती है, टी एक ऐसी प्लांटेशन क्रॉप है जिसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन पानी उसकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए। अब कंडीशन, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है व्हाई ट्रीज आर ओनली ग्रोन इन द हिली एरियाज ऑफ असम, चेरापूंजी, मेघालय एंड केरला। व्हाई? द मेन रीजन इज बिकॉज दे नीड लॉट्स ऑफ वाटर एंड वाटर शुड नॉट गेट स्टक इन इट्स रूट। अगर वहां पर पानी रुक जाएगा तो जो टी का जो प्लांट है वो सड़ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, वहां पर हमने देखा कि पहाड़ी एरियाज में हमें स्लोप मिल जाता है, तो पानी यहाँ गिरेगा, वो पानी पूरा क्या हो जाएगा, बह जाएगा। दूसरी चीज, पानी यहाँ गिरेगा भी तो बहुत ज्यादा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि भाई हिली रीजन में बहुत ज्यादा पानी, बरसात बहुत ज्यादा होती है, तो पानी भी यहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में गिरता है, प्लस रुकता भी नहीं है, वो फ्लो होके चला जाता है। तो इसलिए वो जगह क्या बन गई, फेवरेबल बन गई फॉर द ग्रोथ ऑफ द टी प्लांट्स। दूसरी तरफ जैसे हमारे यहाँ एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉफी पाई जाती है, वो उस कॉफी जो केरला के रीजन्स में, केरला तमिलनाडु के कुछ रीजन्स में मिलती है, और उस कॉफी को हम अराबिका वैरायटी कहते हैं। ये अराबिका वैरायटी ऑफ कॉफी जो होती है ये ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसकी डिमांड काफी ज्यादा है। हॉर्टिकल्चर रेफर्स टू द इंटेंसिव, हमने हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ा कि इंडिया ने 2014 में चाइना के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसका किया, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का किया था। सो दैट वाज द थिंग दैट वी आर ग्रोइंग। अब कुछ नॉन फूड क्रॉप्स की अगर हम लोग बात कर लें तो इंडिया के पास नॉन फूड क्रॉप्स में जो चीज आती है उनमें आती है रबर। रबर एक मेजर इंडस्ट्रियल रॉ फूड मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, नॉट फूड मटेरियल, इट्स अ रॉ मटेरियल। और ये रॉ मटेरियल यूज किया जाता है टायर्स बनाने में और बैग्स बनाने में। और आप देख रहे हैं आजकल कितनी सारी जगह जहाँ पे रबर का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ से यही नेचुरल रबर जो है इसका इस्तेमाल, इसी को यूज किया जाता है। इक्वेटोरियल क्रॉप है, अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट जो क्रॉप आती है रदर देन योर कंज्यूमिंग क्रॉप, वो है आपकी दैट इज नॉन फूड क्रॉप, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क। ये मेजर फाइबर क्रॉप्स है इंडिया में। अब आप देखोगे कॉटन और जूट ये प्लांटेशन में, प्लांटिंग में ग्रो किया जाता है, प्लांट्स के थ्रू हम लोग ग्रो करते हैं। लेकिन सिल्क जो है सिल्क मॉथ के थ्रू ग्रो किया जाता है, सेरीकल्चर बोलते हैं। सिल्क मॉथ को पाला जाता है और उससे सिल्क निकाला जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का आफ्टर चाइना। कब? 2008 में। जूट इज नोन एज गोल्डन फाइबर। क्वेश्चन आता है विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर? तो जूट है वो क्या है, कॉटन, उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में ग्रो होता है
प्लस फ्लडी प्लेन्स चाहिए। अब देखो क्यों जूट केवल वेस्ट बंगाल या सुंदरबन डेल्टा के आसपास ग्रो किया जाता है, भाई उसको चाहिए बहुत सारा पानी और पानी रुकना चाहिए उसकी जड़ों में, है ना। फ्लडी एरियाज चाहिए, फ्लडी स्वैम्पी और फर्टाइल एरिया चाहिए उसको ग्रो होने के लिए, तो इसलिए वहां पर इसको ग्रो करने के लिए फेवरेबल सिचुएशन मिल जाती है। बहुत ज्यादा फ्लडी एरिया है और बहुत आराम से वहां पे जूट जो है बड़े अमाउंट में ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, दैट इज स्टिल द नॉन फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अलग अलग रीजन्स में इन सबको पढ़ा, अब हमें उन्हें मैप में किस तरीके से शो करना है ना। तो नेक्स्ट क्लास के लिए अपने साथ एक मैप लेकर के जरूर बैठिएगा, ताकि जब आप साथ में मार्क करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस रीजन में हमें कैसे मार्क करना है। ओके, सो कीप ज्वाइनिंग EduSwitch for all the classes that are going regularly over here, and you will get the best content of all for your best result. Thank you for joining. We'll meet in our next session. Till then, take care. Goodbye.